ठीक है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। पहले चेक कर ले रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं। हाँ स्टार्ट है, चले। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हम लोगों का जो मेन टारगेट होता है वो दिसंबर 2023 में जो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम कराने वाली है, उसको हम लोग ध्यान में रखकर अपने सिलेबस को कवर करते हैं यहाँ पर। और हम लोग इस समय यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जो पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड असेसमेंट, ये जो है यूनिट का नाम है। और ये यूनिट 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सेक्शन ए में हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। काफी चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेडागॉजी क्या होता है, पेडागॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पेडागॉजिकल एनालिसिस क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तमाम तरीके की चीजों को हम लोगों ने पढ़ा कि पेडागॉजी क्या होता है, कि एक जो है बालक को आगे बढ़ने की मार्गदर्शन के दिशा में जो आगे बढ़ाने का काम करता है, वही आपका पेडागॉजी कहलाता है। कि बालक को अगर किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना है, तो उसके लिए एक सही गाइडलाइन, सही दिशा मिलने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी में हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, पेडागॉजिकल एनालिसिस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके स्टेप्स बाकी थे, इसके स्टेप्स हम लोग बनाएंगे। इसके स्टेप्स हम लोग अब आज की डेट में हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पेडागॉजिकल एनालिसिस स्टेप, लिखेंगे पेडागॉजिकल पेडागॉजिकल एनालिसिस स्टेप आपके। फिर एग्जाम में ये स्टेप पूछे जाते हैं। इस स्टेप को याद रखना हम लोग को है, तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में, लेकिन इसके जो है की पॉइंट्स को हम लोग निकाल कर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके हम लोग क्या करेंगे, की पॉइंट्स को निकाल कर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या मेन थीम या क्या इनके मेन सात, इनके टोटल अगर हम बात करें, ये टोटल जो है इसके 7 स्टेप है। याद रखिए, टोटल 7 स्टेप है। इससे पहले जो आपका एग्जाम जून में हुआ है, उसमें स्टेप की संख्याओं के बारे में पूछ लेता है कि 6 सिग्मा में कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो याद रखिए इसमें पेडागॉजिकल एनालिसिस के 7 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला कौन सा है, पहला है सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट्स। पहला क्या है, सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट। सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंटेंट। दूसरे में क्या होता है, कंटेंट होता है, कंटेंट होता है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में आपका होता है प्रीवियस नॉलेज चेक होता है। प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है। फिर चौथा जो पॉइंट बनता है, चौथे पॉइंट में होता है इंस्ट्रक्शनल होता है। क्या तो इंस्ट्रक्शनल होता है, इंस्ट्रक्शनल होता है। नंबर 5 पे क्या होता है आपका, टीचिंग स्ट्रेटजी होती है आपकी। टीचिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है आपकी। फिर आपका 6 नंबर पर आपका क्या होता है, आपका गिव एग्जाम्पल होता है आपका। गिव गिव एग्जाम्पल होता है आपका। और 7वें नंबर पे जो आपका होता है उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट एंड इवैल्यूएशन। ब्लूप्रिंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक। इवैल्यूएशन होता है आपका, ठीक। ये होता है आपका। इतने आपको स्टेप याद रखने हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हमारे पास पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब होता है किसी को गाइडलाइन देने से पहले हम एनालिसिस करेंगे उसके हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक व्यूज के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये चीज, किन किन चीजों पर ये बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहले कहता है कि सिलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट। अब हम लोग के पास जो भी टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूनिट एंड सब यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके कंटेंट को, हम मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करेंगे। अब हम लोग जान चुके हैं यूनिट और सब यूनिट क्या है। जब यूनिट क्या होता है, जैसे ये यूनिट है, हम 7 यूनिट हम पढ़ा रहे हैं। 7 यूनिट का नाम है पेडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट है, ये आपका यूनिट है। अब इसके अंदर जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं वही आपके सब यूनिट्स कहलाते हैं। तो सब यूनिट्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सेक्शन ए में क्या है आपका, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन डी में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अब उसको पढ़ाने के लिए हम क्या करें, कंटेंट को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे हम लोग। फिर तीसरे पॉइंट पे क्या करेंगे, कंटेंट बनाने के बाद देखेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान को जांचेंगे, परखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान को जांचेंगे हम लोग। जब पूर्व ज्ञान को जांचेंगे उसी के आधार पे हम लोग उसको निर्देशन देंगे। ठीक है ना, उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, निर्देशन देंगे। यहाँ पर निर्देशन देंगे। ठीक, यहाँ पे पूर्व ज्ञान को जांचना, पूर्व ज्ञान को जांचना होता है। ठीक है ना, पूर्व ज्ञान को जांचना होता है। फिर इसके बाद कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, सामग्री। ठीक, सामग्री होती है। और ये सिलेक्ट यूनिट मतलब खंडों का चयन, इकाइयों का चयन करेंगे, इकाइयों, सब इकाई, उप इकाई। ठीक ना, क्या करेंगे, इकाई और उप इकाई का चयन। ठीक है, इकाई और उप इकाई का हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले इकाई और उप इकाई मतलब सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट का हम करेंगे। फिर इसके बाद कंटेंट को बनाएंगे, कंटेंट पे प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करें, इंस्ट्रक्शनल देंगे हम, मतलब निर्देशन देंगे कि कैसे क्या काम करना है। फिर इसके टीचिंग स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, शिक्षण स्ट्रेटजी को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, लिखेंगे शिक्षण रणनीति, शिक्षण रणनीति बनाएंगे। ठीक, रणनीति बनाएंगे, शिक्षण रणनीति बनाएंगे। ठीक है, फिर शिक्षण रणनीति बनाने के बाद गिव एग्जांपल, उनको उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण देना, ठीक, उदाहरण देना। फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। ठीक ना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। तो ये इसके 7 स्टेप होते हैं, इसको हमें याद रखना है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर आपका आएगा तो एग्जाम में आपको पूरे पूरे पॉइंट को याद रखना है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है पहले यूनिट में हम बात करें, कहता है कि डिवाइड द कंटेंट ऑफ द सेलेक्ट यूनिट into sub unit and arrange the select sub unit into a number of required periods। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी कंटेंट होते हैं पूरे कंटेंट को एक जगह रखना है, यूनिट को एंड सब यूनिट को हम डिवाइडेशन करेंगे। इसका तरीका क्या है कि आप क्या है, आप जैसे क्वेश्चन पेपर लगाने जाओगे तो क्वेश्चन पेपर को जब आप लगाएंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर में देखो कौन से यूनिट में कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं ऐसे ही बताने का सही समझता हूँ। जब आप एनडीए यूजीसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे तो आपके 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उस 100 क्वेश्चन में से आप 10 यूनिट आपका 10 यूनिट सिलेबस है। आप देखिए यूनिट को, सबसे पहले आप यूनिट वाइज क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, निकालेंगे बाद, फिर कहेंगे सब यूनिट कि हर एक यूनिट में 4 उसके सब यूनिट होते हैं, उसके द्वारा आपने डिवाइडेशन किया।
फिर इसके बाद क्या किया, उससे संबंधित आपने कंटेंट को कलेक्ट किया। कंटेंट को कहते हैं कि ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्ट एंड सब यूनिट, मतलब कहता है कि चयनित उप इकाइयों की सामग्री का सार संक्षेप में लिखे। अब सब यूनिट से संबंधित जितने भी सामग्री थे उसको लिख लिया आपने। फिर इसके बाद आपने प्रीवियस नॉलेज को चेक किया कि पूर्व जब आपने क्वेश्चन पेपर लगाया तो आपने देखा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, कितने आपको याद हैं। ठीक, जब ये चेक किया तो फिर इसके बाद आपको गाइडेंस मिला, निर्देशन मिला, इंस्ट्रक्शन मिला, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन मिलता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज हमारे अंदर कमी है, उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करें। कहते हैं कि राइट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी सिलेक्ट फॉर द सब यूनिट। कहते हैं उप इकाई के लिए चुने जाने वाले उपयुक्त अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का लिखना है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, यहाँ पे निर्देशन या अनुदेशन होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक होता है आपका, ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, पांचवें पॉइंट में जब आपको निर्देश या उद्देश्य मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द सब यूनिट। अब सब यूनिट को कंप्लीट करने के लिए उप इकाइयों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों का हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट जो है रणनीति कौन सी होगी, टीचिंग रणनीति, शिक्षण रणनीति, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है, गिव एग्जांपल। कहता है गिव सुटेबल एग्जांपल इलस्ट्रेट फॉर द सब यूनिट। कहते हैं कि उप इकाई के लिए उपयुक्त उदाहरण और चित्रों द्वारा हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद कहते हैं कि ब्लूप्रिंट एंड इवैल्यूएशन, मतलब कहते हैं कि प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द सब यूनिट, राइट एट लीस्ट 6 क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आइटम और विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ द सब सिस्टम। मतलब कि कहता है कि यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे कि पूरा खाका तैयार किया जाएगा और उसका इवैल्यूएशन भी हम लोग यहाँ पर करते हैं यहाँ पर। तो ये आपके 7 स्टेप होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। क्लियर है, बताइए। ये सब टीचर के लिए तो होते हैं, ये टीचर के लिए ही तो होते हैं। हाँ, टीचर के लिए अध्यापक होते के हैं कि लिए ये नहीं, टीचर के लिए भी होता है। हाँ, टीचर के लिए भी कह सकते हैं। बच्चे अगर खुद करना चाहेगा तो खुद भी उसको देखना पड़ेगा कि उसकी रणनीति कैसे बनानी है, कैसे उसको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला होता है। ठीक, किसी भी चीज को पाने के लिए चाहे आप कोई भी काम करोगे, स्ट्रेटजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेटजी में आप सहायक सामग्री आप क्या लेंगे, किन विधियों को चयन करेंगे, किस तरीके से आप टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, क्या क्या कंटेंट रहेगा आपका, जितने सब यूनिट के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे। तो पूरा का पूरा कह सकते हैं मेन पॉइंट आपका यही है। यही आपका इन सब चीजों को कवर करने में, मान लीजिए आपने सब यूनिट भी बना लिया, कंटेंट भी कर लिया, प्रीवियस नॉलेज कर लिया, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बनाई आपने तो कुछ नहीं किया। हम आपको चाहे जितना डे सुबह पढ़ा ले, शाम पढ़ा ले, रिवीजन करा ले, लेकिन जब तक आप खुद से स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तब तक मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी काम नहीं आएगा। मेरे क्या किसी के पढ़ाया, क्योंकि खुद की स्ट्रेटजी जब बनती है और उसके अनुसार हम काम कर ले जाते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लेना हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने आप से ही मिल पाएगा आपको ना, कोई दूसरा उसको कॉन्फिडेंस दिलाने आपको नहीं आएगा आपको। क्लियर है इतने पॉइंट, ये बताइए यहाँ पर ये 7 के 7 पॉइंट आपको इन नीड ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है, कि शैक्षणिक विश्लेषण की आवश्यकता। ठीक, इसमें कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें कहता है पेडागोजिकल एनालिसिस इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज इन वेरियस इंस्ट्रक्शनल situations to assess the level of
एक्चुअल टीचिंग एट द एंड, मतलब कहता है कि शैक्षणिक विश्लेषण क्यों आवश्यक है, या आप कहते हैं शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण क्यों आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण शास्त्र विश्लेषण जो होता है अंत में या अंतिम में वास्तविक शिक्षण के स्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न अनुदेशनात्मक स्थितियों में उचित उद्देश्यों और रणनीतियों का चयन करता है। मतलब इसका नीड क्या है, उचित मतलब एक्चुअल टीचिंग के बारे में क्या कहते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग को सिलेक्ट करता है। क्या करता है, कहता है इसमें लिख सकते हैं सेलेक्ट द एक्चुअल, ठीक है, सेलेक्ट द एक्चुअल टीचिंग एंड स्ट्रेटजी, ठीक है ना। कहते हैं कि इसमें कहते हैं सेलेक्ट कहते हैं सेलेक्ट द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब ये अभी हम लोगों से पूछा गया था कि ये जो है ये जितने स्टेप हैं ये छोटा बच्चा करेगा या टीचर करेगा। तो छोटे बच्चे के अंदर इतना कंसेप्ट नहीं होता है कि पेडागोजी के अंतर्गत कि वो यूनिट को सब यूनिट को डिवाइड करे, कंप्लीट करे। तो ये एज ए टीचर के लिए जो है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को देखे, वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को वो बनाएगा ना वहां पर, ठीक है। लेकिन बड़े बच्चों में क्या होता है, जो 12th पास होते हैं उनको खुद से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है आपकी, ठीक। तो यहाँ पर इसका नीड क्या होती है, नीड यही होती है कि यहाँ पर क्या है कि उद्देश्यों को और शिक्षण रणनीतियों को जो है वास्तविक शिक्षण रणनीतियों का चयन करना होता है। क्या करना होता है, शिक्षण नीतियों का चयन करना होता है। एक अच्छी कहते हैं एक अच्छी स्थिति के लिए इसको तैयार किया जाता है। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, कहता है कि यह कहता है कि आवश्यक कार्यों की एक व्यापक दृष्टि विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति प्रभावकारी शिक्षण सुविधा की प्रदाता है। मतलब इसमें कहता है कि ये इफेक्टिव टीचिंग फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी जो होती इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। कहते हैं गोल फैसिलिटीज इफेक्टिव टीचिंग, मतलब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं स्पेसिफिक गोल, ठीक। स्पेसिफिक गोल को लेकर यहाँ पर जो नीड होती है, इसकी नीड क्यों होती है, एक विशेष लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस को यूज करते हैं ना। कोई आपसे पूछे कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके गोल्स को सिलेक्ट करते हैं, इसके टीचिंग स्ट्रेटजीज को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल इन्वायरमेंट, मतलब ये कहते हैं एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के इसमें कह सकते हैं इन्वायरमेंट बनाया जाता है। इन्वायरमेंट कैसा, पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज को किस तरीके से लागू करना है उसके लिए पूरा इन्वायरमेंट बनाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक बताओ। इसमें ये कहता है कि जितनी जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं और टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं या स्पेसिफिक गोल है, इनको कंप्लीट करने के लिए पेडागोजिकल नीड की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि ये एनवायरनमेंट बनाकर देता है, एक एटमॉस्फेयर बना क्रिएट करके देता है, आर्टिफिशियल क्रिएशन ये करता है इन्वायरमेंट के लिए ना, एक प्राकृतिक कृत्रिम वातावरण तैयार करता है बच्चे को। क्लासरूम में जब वो बैठे तो हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करता है टीचर, क्या करता है सबसे पहले बच्चों को पढ़ाता नहीं है, सबसे पहले बच्चों से पूछता है कि क्या किया आपने, थोड़ा सा उनको हंसा लेता है, घुला मिला लेता है, तब जाके उनको जो है पढ़ाने की तैयारी करता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि टीचर ये चाहता है कि हर क्लास में बैठा हर एक बच्चा जो है उस पर कंसंट्रेट करे। क्योंकि जब बच्चा जो है, जब स्टूडेंट जो है टीचर को एक कंसंट्रेशन के रूप में देखेगा पूरी तरीके से कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, टीचर किस तरीके से बोल रहा है, टीचर कैसा लिख रहा है, तो बच्चे पर ज्यादा इफेक्ट
पड़ता है। अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो आपका पूरा कंसंट्रेट मेरे ऊपर, बोर्ड के ऊपर है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी पूरी की पूरी। और अगर आपसे कहा जाए कि मिमिक्री करो, मेरी एक्टिंग करो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो चीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन जो है आपको यहीं पर पूरा लगा हुआ है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से बोला जा रहा है। तो ये पेडागोजिकल एनालिसिस का पूरा पूरा इन्वायरमेंट देने का काम करता है। यहाँ पर आती है इसके एडवांटेज। एडवांटेज इन द सेंस कि इसके लाभ क्या है, ठीक है ना। तो इसके लाभ क्या होते हैं, इसके लाभ एडवांटेज की बात करेंगे। लाभ की बात करेंगे, इसके लाभ की बात क्या होती है। इसके लाभ में कहता है कि टीचर कैन टेक स्टेप टू मोटिवेट स्टूडेंट। कहता है कि शिक्षक जो है छात्रों को प्रेरित करने के लिए कदम, मतलब इसमें जो है स्टेप उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है, इसको स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेट करने के कदम को उठा सकता है कौन, टीचर। जितने भी काम करेंगे सब टीचर ही काम यहाँ पर करेंगे। सेकंड में कहता है कि यहाँ जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों के निर्देशन को अपने, मतलब विद्यार्थियों जो निर्देशन देता है, जो काम करने को देता है, उसमें उसकी हेल्प करता है। ये जो है एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, इसमें जो है एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेडागोजिकल एनालिसिस में इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को हम लोग यूज करते हैं। किसको, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को, ठीक, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को यूज करते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो होते तीन होते, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स होते हैं, ठीक है ना। लीनियर लेकिन प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम की बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में ये छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। और इसमें क्या होता है, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे स्टेप पर मूव ऑन किया जाता है। जब तक एक कंटेंट, एक स्टेप पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम दूसरे स्टेप पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में। कहते हैं कि ये जो है लीनियर वाला जो होता है ना, मेन होता है। सबसे पहले एक बॉक्स होता है, इसमें ये बच्चे, जितने बच्चे हैं ग्रुपिंग में, वो बैठेंगे, पूरे वर्क को करेंगे, तभी जाके दूसरे वाले में जा सकेंगे ये, ठीक है। जब दूसरे वाले, अगर इसमें से मान लो 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 हो गए और एक नहीं कर पाया, तो जब तक ये चारों बच्चे नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये सिस्टमैटिक होता है, क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है यहाँ पर। क्लियर, इस पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। फिर इसके एडवांटेज में और हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके एडवांटेज में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें फीडबैक दिया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, रेमेडियल किया जाता है, ठीक है। डायग्नोस का मतलब उसमें होता है कि वो निदान की समस्या का निदान किया जाता है, समस्या का उपचार किया जाता है। अब बात आती है, 2 वर्ड आपके सामने आए हैं, एक आपका डायग्नोस आया है, बताइएगा, तैयार रहिएगा। एक डायग्नोसिस आता है और एक रेमेडियल आता है। दोनों के बारे में जिसको पता हो बताओ, नहीं पता हो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक रेमेडियल होता है, एक डायग्नोस होता है। रेमेडियल को बोलते हैं निदानात्मक, लिख लीजिएगा, निदानात्मक होता है, और रेमेडियल का मतलब होता है उपचारात्मक, ठीक। ये दोनों डेफिनेशन होती है, याद रखना है। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस आपने देखा होगा, आप जिस सिटी में रहते होंगे उस सिटी में जहां पर क्लिनिक होते हैं वहां पे डायग्नोसिस भी होता है, डायग्नोसिस क्लिनिक भी होता है आपका, ठीक। वहां पर क्या होता है, आपकी समस्या का तुरंत, जो आपकी समझ, जैसे क्लासरूम में है, क्लासरूम में हम किसको यूज
डायग्नोसिस का हम लोग बात करेंगे क्लासरूम में कौन सा जो है यूज किया जाता है, डायग्नोसिस यूज किया जाता है, रेमेडियल यूज किया जाता है। तो याद रखिए क्लासरूम में सबसे ज्यादा शिक्षण के दौरान जो है डायग्नोसिस का यूज करते हैं, निदानात्मक का यूज करते हैं। अब दोनों की परिभाषाएं अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, कल पूछ सकता हूँ, परसों पूछ सकता हूँ, या क्लास ओवर होने के बाद हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, डायग्नोसिस जो होता है ये क्लासरूम में बच्चे की तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे बच्चे को किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जाकर हमने उसने अपनी प्रॉब्लम को बताई और क्लासरूम में ही उसकी प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो वो आपका डायग्नोसिस कहलाता है। क्लियर? समस्या का तुरंत निदान करना, समस्या का तुरंत हल करना आपका डायग्नोसिस कहलाता है। जबकि उपचारात्मक में क्या होता है, समस्या की जड़ तक जाते हैं, इसमें समय ज्यादा लगता है। इसमें क्या होता है, ये समस्या की जड़ तक हम जाते हैं और समस्या का हम जो है हल करते हैं पूरा का पूरा। ठीक, उपचारात्मक में, ठीक, उपचारात्मक में क्या करते हैं, हम समस्या की पूरी जड़ तक जाते हैं, उसकी हल और उसकी जड़ तक। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम जानेंगे कि उसके घर की सिचुएशन क्या है, वो घर से किस कंडीशन में आया है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के जब हम उसके समस्या को सॉल्व करते हैं तो आपका रेमेडियल कहलाता है आपका। ठीक है, यही दो लॉन्ग टर्म में चलता है, ये शॉर्ट टर्म चलता है। निदानात्मक जो है इसमें समस्या का तुरंत समाधान करते हैं, समस्या का तात्कालिक समाधान हम जो करते हैं वो निदानात्मक में होता है। उपचारात्मक में जो होता है समस्या का समाधान जो हम करते हैं, समस्या की जड़ तक पहुंचकर तब हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। ये इसमें समय अधिक लगता है, इसमें समय कम लगता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर सभी को बताइए। वैसे इसका सबसे बेस्ट जो है कौन इसका सॉल्यूशन दे सकता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा। साइकोलॉजिस्ट आपको सही दिशा में सही लोगों के पास भेजेगा जहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। ठीक है, वो होता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग जो होते हैं बीमार नहीं होते हैं लेकिन मेंटली उन पे प्रेशर इतना होता है कि वो बीमारी का कारण वो बन जाता है। ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा इसमें आपको वही आपको हेल्प कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ क्लियर है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने आज की डेट में पढ़ा था नीड और पेडागोजिकल एनालिसिस के स्टेप पढ़े, नीड पढ़े, एडवांटेज पढ़े। अब हम लोग कल की क्लास में क्रिटिकल पेडागोजी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके क्रिटिकल पेडागोजी जिसको आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कहते हैं, यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है और हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद।